नमस्कार दोस्तों, आज हम एमपीपीएससी प्री के यूनिट 10 में दिए गए पहले टॉपिक मतलब भारत के निर्वाचन आयोग को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी सन 1950 को। चलिए इसके आगे अब देखते हैं हम इसके गठन को। तो निर्वाचन आयोग से संबंधित जो बातें होगी वो संविधान के किस भाग में की गई है? तो संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग के गठन की बात करी गई है। और कौन कौन से अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में निर्वाचन आयोग के गठन की बात करी गई है। अब देखते हैं निर्वाचन आयोग कैसा। तो निर्वाचन आयोग अखिल भारतीय संस्था है। अखिल भारतीय संस्था से मतलब क्या होगा? वो केंद्र और राज्य दोनों के लिए काम करता है। निर्वाचन आयोग एक स्थायी संस्था है, मतलब इसे विघटित नहीं किया जा सकता बीच में। फिर एक संवैधानिक संस्था भी है। संवैधानिक संस्था कैसे हम देख चुके हैं कि संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक इसका वर्णन है। चलिए अब निर्वाचन आयोग से संबंधित हम कुछ आर्टिकल देख लेते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल है 324। 324 क्या कहता है? निर्वाचन आयोग संसद के लिए, संसद मतलब हो गया राज्यसभा और लोकसभा के लिए, राज्य विधानमंडल मतलब विधानसभा, राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचन की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होगी। अब देखते हैं अनुच्छेद 325। अनुच्छेद 325 कहता है कि भारत के किसी भी नागरिक को धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा कि भैया इन आधारों पर आप बोल दो कि हम उसका निर्वाचन नामावली में उसका नाम ऐड नहीं कर रहे हैं। निर्वाचन नामावली मतलब हो गया वोटिंग वाली जो एक लिस्ट आती ना, तो उसमें हम उसका नाम ऐड नहीं करेंगे। तो ये 4 आधार है। इसके अलावा कोई और आधार पर हम भेदभाव कर सकते हैं। समझ रहे? इसको कैसे समझो कि उसकी नागरिकता के आधार पर, वो अमेरिकी नागरिक है तो हम इसका भेदभाव कर देंगे। अब देखते हैं अगला अनुच्छेद 326। तो अनुच्छेद 326 क्या बोलता है? लोकसभा विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। तो वो सवाल पूछ लेगा कि वयस्क मताधिकार के चुनाव आधार पर चुनाव से संबंधित बात किस अनुच्छेद में की गई? तो अनुच्छेद 326 में की गई। वयस्क मताधिकार मतलब 18 साल से ऊपर वाले व्यक्ति वोट देंगे। और है ना, चलो बात करते हैं अनुच्छेद 327 की। अनुच्छेद 327 बोलता है विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में वो बंद करने की शक्ति किसके पास होगी? तो संसद के पास होगी कि चुनाव में क्या क्या प्रक्रिया हो सकती है। फिर आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 328। अनुच्छेद 328 बोलता है राज्य विधायक का भी, अगर राज्य के अंदर कोई चुनाव हो रहे हैं उसके संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति राज्य विधायिका के पास भी है। अब आते हैं अनुच्छेद 329। 329 बोलता है कि अगर चुनाव के मामले में कोई ऐसी बात हो जाती गलत सलत, तो इसमें न्यायालय हस्तक्षेप पर रोक है। ठीक है, तो कौन से अनुच्छेद में निर्वाचन से संबंधित मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक कराई गई? तो अनुच्छेद 329। अब देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो संरचना देखते हैं, निर्वाचन आयोग की संरचना कैसी है। पहला पॉइंट वो यही एक पॉइंट 1 लगा देगा कि निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय या बहुसदस्यीय निकाय। तो निर्वाचन आयोग कैसा निकाय? बहुसदस्यीय निकाय। बहुसदस्यीय निकाय कैसे? क्योंकि इसमें एक मुख्य आयुक्त होता है और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। ठीक है, तो कितने मेंबर हो गए? टोटल 3 मेंबर होते हैं निर्वाचन आयोग में। अनुच्छेद 324(2) में बात की गई कि निर्वाचन आयोग उतने सदस्यों से मिलकर बनेगा जितना राष्ट्रपति नियत करे। मतलब निर्वाचन आयोग में उतने मेंबर्स हो सकते हैं जितना राष्ट्रपति का मन हो। आगे बढ़ते हैं। नियुक्ति कौन करता है निर्वाचन आयोग की? तो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति जी के द्वारा। फिर अब अगला अनुच्छेद देखते हैं 324(3) क्या कहता है? तो 324(3) जब कहता है कि जब कोई अन्य चुनाव आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया जाएगा तो वो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। हम देख चुके हैं कि 1+2 है, तो इसमें से कोई भी एक जने को अगर हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाते हैं तो वो इस तीनों का क्या होगा? अध्यक्ष हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 324(4) राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति करेगा। ठीक है, किसकी सलाह पर करेगा? निर्वाचन आयोग की सलाह पे। और इसकी प्रादेशिक आयुक्त की जो सेवा शर्तें होगी उसका निर्धारण कौन करेगा? वो भी राष्ट्रपति करेगा। अच्छा, इसको प्रादेशिक आयुक्त को हटाएगा कौन? तो वो भी हटाएगा कौन? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति जी हटा देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। राज्य स्तर पर चुनाव आयोग की सलाह हेतु
मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। और कौन कर रहा है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त करेगा। किसकी सलाह पर? राज्य सरकार की सलाह पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं निर्वाचन आयोग की सेवा और शर्तें। वही सेवा शर्तें क्या क्या करी गई। तो 324(5) में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तें पदावधि ऐसी होगी जो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। हम देख चुके हैं ना कि राष्ट्रपति निर्धारित करेगा कि उसको पेमेंट कितनी मिलना है, कितने साल कार्यकाल होगा। अब आगे देखते हैं शक्ति, वेतन, भत्ते, अनुलाभ मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य आयुक्त के एक समान होंगे। जो तीनों है ना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्लस जो दो अन्य आयुक्त, उनकी पेमेंट भी एक सी होगी, उनके कार्य भी एक से होंगे, उनको जो शक्ति मिली वो भी सब एक समान होगी। अब देखते हैं निर्वाचन आयोग के सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। इससे क्या मतलब हुआ? जैसे कि आज इनको पेमेंट मिल रही 90,000, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि कल मन हुआ चलो 70,000 कर देते, नहीं। इसमें परिवर्तन कैसा होगा? पॉजिटिव परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसी अगर उनकी कोई शक्ति है, शक्ति के अंदर उनके पास कोई पावर है, तो आप पावर कम नहीं करोगे उनकी। चलिए अब देखते हैं निर्वाचन आयोग में मतभेद होने पर बहुमत के आधार पर निर्णय होगा। अब जो 3 सदस्यीय निकाय है, हम देख चुके निर्वाचन आयोग, अगर इनमें कोई ऐसी डिबेट हो जाए कि ये ऐसे ऐसे काम होना चाहिए, अब उनमें विभेद हो गया, लड़ाई चल रही, तो क्या होगा? वोटिंग होगी, 2 जन जिस टॉपिक के साथ अड़ जाएंगे और उसे मान लिया जाएगा। चलिए कार्यकाल देखते हैं, निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितना है। तो निर्वाचन आयोग का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। 6 वर्ष मतलब जैसे वो 2021 में नियुक्त हुआ तो इससे जोड़ लो 6 साल, तो हो जाएगा 2027 में वो पद से हटा दिया जाएगा। और उसकी अगर उम्र 65 साल हो जाती है तो भी उसे हटा दिया जाएगा। अब देखते हैं इनको त्यागपत्र किसको देते हैं। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे, क्योंकि नियुक्ति कौन दे रहा है? राष्ट्रपति जी दे रहे हैं। अब अगर जैसे सोच लो इन्होंने कुछ गलत काम कर लिए तो इन्हें हटाएंगे कैसे अपन? तो उसके बारे में बात करी गई किस अनुच्छेद में? तो 324(5) में अनुच्छेद में बात करी गई कि उनके हटाने का तरीका क्या होगा। तो हटाने का तरीका उसी तरीके से होगा जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। याद रखना, उस अगर वो ऑप्शन में ऐसा डाल देगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जिस तरीके से जाता है, नहीं मुख्य नहीं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को किस तरीके से हटाया जाता है। तो इनको हटाने का आधार क्या होगा? दुर्व्यवहार और अक्षमता। चलिए अब देखो लो सुप्रीम कोर्ट को किस तरीके से हटाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है दोनों सदनों के विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति जी द्वारा हटा दिया जाता है। चलिए अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा अन्य निर्वाचन आयुक्त को अगर हटाना है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश जरूरी है ना। ऐसा नहीं होगा तुम अपनी मर्जी से हटा दोगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी बोलेगा। अब देख लेते हैं निर्वाचन आयोग के कार्य। तो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना। परिसीमन से मतलब होता है जैसे कि एक क्षेत्र में लोकसभा क्षेत्र कितना बड़ा होगा या विधानसभा क्षेत्र कितना बड़ा होगा। जैसे इंदौर के अंदर 7 विधानसभा सीट है, तो कौन सा क्षेत्र कहाँ तक, पहली विधानसभा दूसरी विधानसभा, तो उसे परिसीमन बोलते हैं। मतदाता सूची तैयार करना, ये तो आपको पता ही है। राजनीतिक दलों को मान्यता, चुनाव चिन्ह देना, बिल्कुल। अब देखिए चुनाव चिन्ह को लेकर अगर कोई विवाद हो जाए, जैसे कि महाराष्ट्र में शिवसेना में अभी विवाद चला, तो उसका समाधान किसने करा था? निर्वाचन आयोग ने करा। तो वो न्यायालय की तरह भी काम कर रहा है। दलों उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता का निर्माण करना, ये तो हम जानते हैं। चलिए अब देखते हैं इंपॉर्टेंट वाला। संसद राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मामलों में वो राष्ट्रपति और राज्यपाल को सलाह देता है। अगर विधानमंडल का मसला है तो राज्यपाल को सलाह देगा, अगर संसद का मसला है तो राष्ट्रपति को सलाह दे रहा है वो। अगला 7वां पॉइंट, चुनाव धांधली होने पर निर्वाचन रद्द करना। कल आप बंदूक लेके वोटिंग करवाने लग जाओ, चुनाव आयोग को पता चलेगा तो वो क्या करेगा, वहाँ की पोलिंग में जो वोटिंग हुई उसको निरस्त कर देगा। चलिए 8वां, राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में 1 वर्ष समाप्त होने पर निर्वाचन किए जाएं या नहीं, इसकी सलाह राष्ट्रपति को देना। अगर किसी राज्य में या किसी केंद्र शासित राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगाए और 1 साल हो चुके तो वहाँ निर्वाचन आयोग बताएगा कि भैया यहाँ चुनाव करवाओ कि नहीं करवाओ, तो वो राष्ट्रपति को सलाह देता है। चलिए अब देखते हैं हम कुछ फैक्ट्स जो इसके अलावा बच गए, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो अपने निर्वाचन आयोग की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो नोडल एजेंसी है विधि एवं न्याय मंत्रालय।
अब निर्वाचन आयोग कोई रिपोर्ट बनाता है तो वो किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है, प्रधानमंत्री को देता है, राज्यपाल को देता है, किसको देता है, तो वो अपनी रिपोर्ट देता है संसद को। संसद में इसमें बहस होती है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। अच्छा, भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी, तो BS रमा देवी जी थी। अब वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में सुशील चंद्रा जी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अब एक और चीज़ देखते हैं, 16 अक्टूबर 1989 से पहले जो चुनाव आयुक्त था वो एक सदस्यीय था। ठीक है, इस डेट के बाद 2 अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की गई। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या हो गया, 3 सदस्यीय हो गए। वो सवाल पूछ लेगा कि किस डेट को 3 सदस्यीय हुए, तो 16 अक्टूबर 1989 को। वर्ष 1990 में फिर 1 सदस्यीय कर दिए गए और फाइनली अक्टूबर 1993 में ये बहुसदस्यीय निकाय फिर बना दिया गया, जो आज तक बहुसदस्यीय निकाय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन आयोग के वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं, तो भारत की संचित निधि से इसका भुगतान किया जाता है। चुनाव की अधिसूचना लोकसभा और राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है और विधानसभा और विधान परिषद के लिए राज्यपाल द्वारा इसकी अधिसूचना जारी की जाती है। चलिए आगे, क्या हो गया भैया। चलिए, अब ये सवाल शायद पूछा था उसने, कम मुझे डेट याद नहीं आ रही। तो मत देने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, वो पूछ लेगा मत देने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, सांविधिक अधिकार है, कैसा अधिकार है, तो मत देने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार जो हमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 से मिलता है। इसी एक्ट के द्वारा अभी राहुल गांधी को हटाया गया है, मतलब संसद से, है ना। चलिए अब हम देखते हैं कि हम जो 18 साल के हो जाते हैं उसके बाद वोट देना चालू कर देते हैं, वो कब से हुआ, तो पहले 21 साल उम्र थी। 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा उसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिसीमन आयोग, तो टोटल अभी तक कितने परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है, तो 4 परिसीमन आयोग का अभी तक गठन हो चुका है। वो है 1952, 63, 83 और 2002। चलिए अब अंतिम पॉइंट देख लेते हैं। तो भारत की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त VS रमा देवी जी थी। आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम देखेंगे राज्य निर्वाचन आयोग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।